हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज आपकी डिमांड पे मैं बताने वाला हूँ कि देखिए जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th वालों के लिए। और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या है और बेसिक मैथमेटिक्स क्या है। इसका ऑलरेडी वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो कि यदि आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स में डिफरेंस नहीं पता है तो आप वहाँ से जा करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज देखते हैं कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कैसे जो है क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का यदि आप एग्जाम दे रहे हो क्लास 10th वाले बच्चे, तो जो बच्चे क्लास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से एग्जाम देंगे उनके लिए क्या है, टाइम अलॉटेड जो है वो 3 आवर है। और जो मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे कितने, 80 मार्क्स। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, तो यदि आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पर एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जनरल इंस्ट्रक्शन में वही चीज़ दिया गया है कि कैसा कैसा क्वेश्चन जो है इस पर पूछे जाते हैं। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको एक बार, और फिर उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहे कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस दैट इज फ्रॉम ए टू ई। इस क्वेश्चन पेपर में आपको 5 सेक्शन मिलेंगे जो कि ए से ई तक है। और सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस है जो कि सब के सब क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। और हर एक क्वेश्चन क्या है, 1-1 मार्क्स का है। ठीक है, दूसरा सेक्शन बी है जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं और ये 2-2 मार्क्स के होने वाले हैं। ऐसे ही सेक्शन सी है जिसमें 6 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन आपको 3-3 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, ऐसे सेक्शन डी है जिसमें 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही सेक्शन ई जिसमें आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4-4 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपको मार्किंग कैसे की गई है कि 3 आपको क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स, दूसरे क्वेश्चन पे भी 1 मार्क्स और तीसरा क्वेश्चन होगा उस पर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल एक वीडियो बना करके दूंगा जिससे आपको कंप्लीट नॉलेज इसका हो जाए, है ना। जब आपको इसको कंप्लीट नॉलेज इसका हो जाएगा ना तो आप ये कर पाएंगे कि कहाँ से जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने स्टार्ट करें या कैसे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने स्टार्ट करें ताकि हम अच्छा नंबर पा सकें। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा इसका, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अभी हम क्या करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं डायरेक्ट इस पे चलता हूँ, है ना, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स मैंने बताया कि ये जो होते हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वही बच्चे लेते हैं जो मैथमेटिक्स लवर होते हैं, मैथमेटिक्स लवर होते हैं। जो मैथमेटिक्स लवर होने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन पेपर है ना। चलिए देखिए, आइए देखते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है उसमें यह सेक्शन ए, याद रहे मैंने बताया ना सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और सब के सब एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें 1-1 मार्क्स के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू पी टू द पावर 3 क्यू टू द पावर 4 एंड बी इज इक्वल टू p to the power 2 and q to the power 3 where p and q are prime numbers. If SCF of a and b is equal to p to the power m q to the power n and LCM of a and b is p to the power r q to the power s, then find the value of m plus m into r plus s की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखिए इसको आसान एक ट्रिक भी है इसको सॉल्व करने का, लेकिन मैं आपको अभी जब ये बताऊंगा ना तो आपको ट्रिक खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या मिल रहा है आपको कि देखिए आपको क्या दिया है, देखिए गिवन में अगर देखें तो आपको गिवन में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी दे दिया है और क्या दिया है, ये दिया है पी पावर एम इंटू क्यू पावर एन दे दिया है। मैं पूछ रहा हूं कि बताइए आपको 2 नंबर ऐसा दे दे और पूछे इसका एचसीएफ है क्या है, जिसमें ऑलरेडी पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर में है। ये प्राइम नंबर में अपने ब्रेक हो चुके हैं, इनको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब पी और क्यू आपके लिए प्राइम नंबर दे दे तो आप डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल सकते हो और इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ ए और बी का हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए इन दोनों को कंपेयर करिए, ए का वैल्यू ये है और बी का वैल्यू ये है, दोनों में कंपेयर करिए तो ए की वैल्यू में जो पी है उसमें पी का पावर 3 और इसमें पी का पावर क्या है 2 है। तो इस समय पर जो सबसे छोटा नंबर होगा वही एचसीएफ वाला होगा, मतलब जो सबसे कम पावर वाला होगा ना उसी को हम लोग एचसीएफ मानते हैं। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारे लिए 2 हो जाएगा। और q टू द पावर 4 है, इसमें q टू द पावर 3 है, इसमें दोनों में छोटा क्या है q टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा p टू द पावर 2 एंड q टू द पावर 3, दैट विल बी द एचसीएफ ऑफ a एंड b। ए और b के वो एचसीएफ हो जाएंगे। अगर आप दोनों को कंपेयर करो
क्या करो, दोनों को फटाफट कंपेयर करो। कंपेयर का मतलब मिलाओ, यहाँ पी का पावर 2 है, यहाँ पी का पावर यम है, इसका मतलब यम इक्वल टू कितना हो गया 2। ऐसे ही मिलाओ, क्यू का पावर 3 और क्यू का पावर यन है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू यन या यन इज इक्वल टू 3, आपको वैल्यू मिल गया। ऐसे ही आप क्या करो, एलसीएम निकालो। अब एलसीएम कैसे निकालोगे, एचसीएफ में आपने क्या किया था कि सबसे छोटे पावर को देखा था, तो आप एलसीएम में क्या करोगे, एलसीएम में क्या करोगे, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, तो आपको गिवन है यहाँ पे p टू दी पावर r एंड q टू दी पावर s। इसको ऐसे ही आप एलसीएम जरा इसको देख के क्वेश्चन में से एलसीएम निकालो। तो मैंने कहा कि एलसीएम दो नंबरों का निकालना हो कुछ इस तरह से कि p और q प्राइम नंबर दिए हो, तो डायरेक्ट उनका आप हाईएस्ट पावर देखो। आप a और b में हाईएस्ट पावर p का कितना है, तो यहाँ p का पावर 3 और यहाँ p का पावर 2 है, इसका मतलब p का पावर 3 हाईएस्ट है। q का पावर 4 है और q का पावर 3 है, इसका मतलब हाईएस्ट क्या है, q का पावर 4 है। तो ये हमें मिल गया। अब मैं कह रहा हूँ इसको कंपेयर किया जाए, अगेन ऑन कंपेयरिंग, फिर कंपेयर करिए आप जब कंपेयर करोगे तो ये 3r के बराबर, यानी r की वैल्यू 3 हो जाएगा और यस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यस इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ये आपको मिलेगा। जब यस की वैल्यू मिल गया, पी की वैल्यू मिल गया, देखिए यहाँ से हमें मिल गया था और ये मिल गया था। अब इन सब की वैल्यू जिसमें जिसमें कहा है उसमें उसमें हम रखते जाते हैं। क्या क्या दिया है, देखिए हमसे कहा था कि फाइंड किसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमें निकालनी थी यम प्लस यन की, तो मैं लिख देता हूँ यम प्लस, देखिए थोड़ा सा सॉरी दिख नहीं रहा था, देखिए यहाँ पे मैं क्या दिया है, पूछ रहा हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ यम प्लस यन इनटू आर प्लस यस, इसकी वैल्यू पूछा है। अब मुझे बताइए यम प्लस यन की वैल्यू क्या है, यम की वैल्यू 2 है और यन की वैल्यू 3 है, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 है ना, 2 प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा 5, और हमें चाहिए आर प्लस यस, तो 3 और प्लस 4 7, 7 5 जाए 35, हमारा आंसर क्या आ गया 35। यानी हमारी क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, इसमें ऑप्शन में 15 दिया, 30 दिया, 35 दिया, 72, यानी हमारे ये वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट जल्दी से सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप क्या करो, एलसीएम दिया तो यम की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दो, यम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ दोनों में से देखो कौन छोटा है 2, तो यम की वैल्यू 2 हो गया, और यन की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्यू की वैल्यू देखो, तो क्यू का पावर 4 है, क्यू का पावर 3 है, तो यन की वैल्यू आ गया। ऐसे आप डायरेक्ट इसको लिख करके देखें, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे आप कंपेयर करोगे, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, पहले दूसरा क्वेश्चन पढ़ा जाए। दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज ए फैक्टर p, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कौन सा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट p हो जाएगा। अब ये बताइए मुझे, अगर एक रूट p होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, तो दूसरा रूट अगर ना दिया हो तो आप क्या मान लेते हो, उसको 1 मान लेते हो, है ना। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू मान लो 1 आ गई और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, मान लो p आ गई। आप पढ़े होंगे अल्फा और बीटा की वैल्यू। अब हमसे ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उसका जो रूट हो वो p हो। इसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स के टर्म में कैसे लिखते हो, तो आप लिखते हो ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी तरह लिखते हो ना, देखो जरा, अल्फा मतलब एक्स स्क्वायर, अगर एक्स वेरिएबल हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप इसकी वैल्यू जरा रखो तो अल्फा की वैल्यू 1 रख दो और बीटा की वैल्यू पी रख दो, तो रखो जरा क्या मिल जाएगा, तो ये तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा ऐसे ही इक्वल टू 0। अब ऐसे ही माइनस, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू तो 1 प्लस पी, ये क्या हो जाएगा p प्लस 1 लिखो या 1 प्लस पी लिखो, एक ही बात है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू p इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। देखिए कितना आसानी से निकाल लिया हमने। अब इसमें देखा जाए कौन सा आंसर सही होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट p प्लस 1 इंटू दिस, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही है। देखिए मिलाइए, इसको मैच कराइए। देखिए मैं आपको मोड़ देता हूँ सर, देखिए आप यहाँ पे मैं आपके लिए पेज को मोड़ दिया। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स के पावर 2 माइनस इन ब्रैकेट p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी, यानी ये दूसरा वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दूसरा आंसर देखिए कितना आसानी से निकाल लिया, है ना। अगर आपको ना समझ में आया ना तो आप वीडियो को जो है थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और देखते हैं नेक्स्ट कि तीसरे क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा। तीसरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन 3 में दिया है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दीज एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये दे दिया है। मैंने अभी आपको बताया कि रिलेशन क्या है कि भैया अगर अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना होता है तो आप क्या करते हो, अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना होता है तो आप क्या करते हो, तो आप क्या करते हो, लिखते हो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा निकालना होता है तो आप क्या लिखते हो हमारे पास सी बाई ए। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने का फॉर्मूला है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था, तो हमारे क्वेश्चन में देखा अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं। अगर इसके जीरोस हैं तो फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में से हम क्या इस वाली इक्वेशन में से क्या कर सकते हैं, ए और बी की वैल्यू। देखिए जैसे हम क्या जानते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जनरल इक्वेशन क्या होता है या जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये ना जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p। अब आप इसको कंपेयर करो जरा, इसको कंपेयर करो। जो एक्स स्क्वायर के बगल में वो ए है तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास p, एक्स के बगल में क्या है b, तो यहाँ एक्स के बगल में क्या है -2, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 3p। अब ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो आप उठा लो, उठा के यहाँ रख दो। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -b बाई माइनस और b की वैल्यू -2 और होल डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है p। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2/p। आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ऐसे ही आप क्या करो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए c/a, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या देखिए, c की वैल्यू है 3p, हमने लिख दिया डिवाइडेड बाई, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो मैंने बताया a की वैल्यू है p से p कट जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 3। अब मुझे बताइए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल गया और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, और आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो आपसे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है मेरे भाई। क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल है, तो आप भी इक्वल कर दीजिए इसको। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपके लिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये चीज़ क्या है गिवन है इसलिए मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। आप इसे सीखो, जब आप ये समझ जाओगे ना तो आप बोर्ड एग्जाम में ये जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है बहुत तेज कर पाएंगे। तो सिर्फ मैं सिखाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए कैसे हो रहा है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 2/p और इसकी वैल्यू आई है हमारे पास 3, p को इधर भेज दिए 3 को इधर भेज दिए, 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p। देखिए p को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू पी और 3 को इधर भेज देंगे तो 2/3 इक्वल टू p। इस तरह से p की वैल्यू आ गई। तो अगर ऑप्शन में हम देखें कि 2/3 दिया है कि नहीं दिया है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप समझ पाए कि कैसे जो है वो इसको करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को ना, क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है ना। मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबा हो इसलिए मैं आपको 15-15 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको 4 या 5 क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए अब आते हैं इस पे चौथे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 तो समझ में आ गया, 2/3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि इफ ए सिस्टम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट। मुझे बताइए कि आप पढ़ोगे 3 कंडीशन। 3 कंडीशन क्या पढ़ोगे कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब यह इंटरसेक्टिंग होती हैं सब लाइनें, इंटरसेक्टिंग होती हैं सब। दूसरा आप पढ़े होगे क्या, a1/a2 अगर इक्वल टू हो जाए b1/b2 लेकिन नॉट इक्वल टू हो c1/c2 तो उस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है, मतलब नो सोल्यूशन, या कह दें पैरेलल लाइन हो जाएगा। नो सोल्यूशन या कह दें आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। ये आपको समझ में आ गया। और तीसरा कंडीशन, पहला कंडीशन, दूसरा और तीसरा आप पढ़े होंगे। क्या तीसरा पढ़े हैं कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल हो जाए और c1/c2 के भी इक्वल हो जाए, इन तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो हम उस समय में कहेंगे कॉन्साइडेंट होगा और क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो कॉन्साइडेंट हो जाएगा तो मिनी सोल्यूशन, कॉन्साइडेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, मिनी सोल्यूशन हो जाएगा इसका, ठीक है। लेकिन हमसे बस ये कहा है कि ये कंसिस्टेंट है। देखिए क्या कहा है चौथे वाले क्वेश्चन में, कहा है कि इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है अगर तो इसका मतलब कि ये वाला केस लागू होगा। कौन सा, ये वाला, है ना। मैं इस केस को लेकर चल रहा हूँ और आपको आंसर दिखाता हूँ कैसे आएगा। आप इसमें क्या दिख रहा है आपको, a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल है ना, आप कर दीजिए। क्या आपको याद रखना है कि जब इनकंसिस्टेंट होगा तो a1/a2 जो है वह b1/b2 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। अब इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है, मैं उसको यूज़ करता हूँ और इसमें रख करके उसके आंसर को सॉल्व कर देता हूँ। देखिए
चौथे वाले क्वेश्चन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। चल देखिए, अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो a1 की वैल्यू क्या है, तो जो x के बगल में होगा वही a1 है, तो आपको a1 की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। और यहाँ पे a1 की वैल्यू, यहाँ पे x के बगल में क्या है नीचे, तो 2k माइनस 1, ऐसे ही इक्वल टू b1 की जो y के बगल में होता है वही b1 होता है, तो y के बगल में कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। और यहाँ पे y के बगल में क्या लिखा है, k माइनस 1। अब इसी दोनों को सॉल्व कर लेंगे, k की वैल्यू आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। अब मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। चले मैं इसको हटाऊँ थोड़ा साइड और इसको करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। अब इसके लिए आप क्या कर दो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इन ब्रैकेट टू के माइनस 1। ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सभी k को एक तरफ और जो बिना k का है उसको एक तरफ, तो इस 2 को इधर बुलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 पहले से था और ये 3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 2, यानी आंसर आ गया हमारे पास k इक्वल टू 2। अब आप आइए ऑप्शन में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर के इसमें ऑप्शन में 2 दे दिया है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जो कि क्या होने वाला है, 5वां क्वेश्चन। मैं 5 क्वेश्चन जो है आपको बताऊंगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा और जब भी आपको खाली टाइम मिलेगा आप इसको कर सकते हो। देखिए 5वां क्वेश्चन, ठीक है। 5वां क्वेश्चन में क्या है कि इफ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर टेकन टू बी इन द ऑर्डर दीज, अगर हम क्या कर लें, एक पैरेललोग्राम बना लें। चलिए मैं फटाफट एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास ए दे दिया, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, पी दे दिया है, पी का कोऑर्डिनेट 3,4, और एक हमारे पास क्या दे दिया है, क्यू, उसका कोऑर्डिनेट -2,3, और आर दे दिया हमारे पास -3,2, और फिर क्या दे दिया है हमें, यस का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, मैं उसको x, y मान लेता हूँ। जानते हैं ये क्वेश्चन जो है ना, ये मतलब देखने में लगता है ना कि कितना लंबा जाएगा, पर मैं बता दूँ ये सबसे आसान पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसके डायगोनल को यदि आप कनेक्ट करो, इस तरह से डायगोनल को जोड़ो, डायगोनल बनाओ, तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो होते हैं ना डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो ये जो पॉइंट ओ होगा वह लाइन SQ या QS का भी सेंटर होगा, और PR जो है उसका भी सेंटर आपको क्या मिलेगा, O मिलेगा। अब क्या करता हूँ ना, मैं PR का सेंटर निकालता हूँ और QS का सेंटर निकालता हूँ, दोनों इक्वल कर देता हूँ क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है। तो चलिए निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ PR, इसका सेंटर कैसे निकलेगा, तो देखिए मैं निकालता हूँ। सेंटर कैसे निकाला जाता है, तो ये होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, फिर y1 + y2 डिवाइड बाई 2, ऐसे कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। तो आपको x की वैल्यू यानी इस सेंटर पे इसका सेंटर का क्या मिलने वाला वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसके सेंटर को मैं x1 और y1 मान रहा हूँ, इसके सेंटर को x1 y1 मान रहा हूँ। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + -3/2, और ये हो जाएगा y1 की वैल्यू जो कि क्या हो जाएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 0/2 यानी 0 हो जाएगा, और y1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 4 + 2 6/3 क्या आ जाएगा हमारे पास, 6/2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। तो आपको x1 और y1 की वैल्यू मिल गया, यानी जो सेंटर O होने वाला है, तो जो O का कोऑर्डिनेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, 0,3। आप ऐसे ही क्या करो, जो इसका सेंटर है किसका, यस और क्यू का, उसका निकालो। तो यस और क्यू का जो सेंटर होगा वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए x1 निकालूँ अगर, तो ये हो जाएगा -2 और +x, यानी x -2/2। मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये यहाँ से निकल गया x1 की वैल्यू। अब इस तरह से मैं y1 की वैल्यू अगर निकालूँ तो कैसे निकलेगा हमारे पास, 3 + y डिवाइडेड बाई 2। अभी बताइए कि यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ से आपको जो O का कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो मिल रहा है x -2/2, 3 + y/2, ये आपको मिल गया। अब आप क्या करो, दोनों को इक्वल करो, जरा कंपेयर करो, ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है। तो इसमें x की वैल्यू 0 आई है तो ये भी 0 के बराबर होना चाहिए, x -2/2 = 0, तो यहाँ से हो जाएगा x -2 = 0। ये 2 को उधर भेज के मल्टीप्लाई किया तो 0 × 2 0, और ये उधर चला, अब 2 को उधर भेज दें तो x = क्या आ जाएगा, 2। और ऐसे ही आप यहाँ से क्या करो, अब y को कंपेयर करो, y की वैल्यू यहाँ 3 है, तो यहाँ देखो क्या है, 3 + y/2 है, तो कंपेयर करिए, 3 = 3 + y/2, 2 को इधर मल्टीप्लाई करिए, 6 = 3 + y, 3 जाके माइनस हो जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 = क्या आ जाएगा हमारे पास, y, यानी y का वैल्यू मिल गया। इसका मतलब कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होने वाला है, जो यस वाला जो होने वाला है, उस यस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,3। अब देखिए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में क्या दिया हमारे पास,
2,3 2,3 क्या दिया गया है, -2,3। एक मिनट में देखता हूँ, लग रहा है मैंने कुछ, अच्छा माइनस, मैं यहाँ पे गड़बड़ किया हूँ, -2,3 हमने ले लिया और ये ले लिया हमने माइनस, हाँ यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया था, ये माइनस होगा, है ना। तो आप इसको माइनस रख के करोगे तो आ जाएगा ना। मैंने थोड़ा सा क्या गड़बड़ किया था, माइनस रख दिया था, जिसकी वजह से मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट आया है। तो आपके लिए होमवर्क हो गया ये, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहीं पर छोड़ूंगा, और जो मैंने गलती किया था आप उसको सही करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करना। नेक्स्ट वीडियो मैं इन दोनों का आंसर जो है एक बार फिर से बता दूंगा। मैंने बताया ना कि क्या गलती मैंने किया है, आप इसको करेक्ट करने की कोशिश करना। क्या चीज़ कि यहाँ पे जो लिया था मैंने कोऑर्डिनेट, यहाँ -2 नहीं लिया था, और इसी वजह से थोड़ा सा गलती आया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको समझ गए ना कैसे करना है, आप इसको करके और मुझे बताना, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपसे जानूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 का क्या जवाब आया है, इसमें से आप मुझे निकाल के बताओगे, और फिर मैं उसमें 6 to 10 जो है मैं उसमें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। थैंक यू।